हेलो दोस्तों, ज्ञान प्लस में आपका विशेष स्वागत है। मैं धीरेन्द्र आपको स्टैटिक्स पढ़ा रहा था। स्टैटिक्स में मैंने आपको डेफिनेशंस और उसकी विशेषताओं के बारे में आपको बता दिया था। मैंने आपसे बोला था अगला टॉपिक आपको क्षेत्र यानी स्कोप और डिपार्टमेंट और लिमिटेशंस के बारे में आपको बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं क्षेत्र के बारे में बताने। इसके जो क्षेत्र हैं वो हम 5 कैटेगराइज में कर दिए हैं। तो जो हमारी जो सांख्यिकी है, इनको हम क्या इसका प्रयोग हम करके हम आंकड़ों को एक व्यवस्थित और सरल कर देते हैं। तो चलते हैं स्कोप के बारे में जानकारी लेने के लिए। स्कोप में मैं आपको बता रहा हूँ, ये इसको 5 भागों में विभाजित कर दिया गया है, जिसमें मैंने पहले बताया था आपको पहले से ही। कलेक्शन ऑफ डाटा, कलेक्शन ऑफ डाटा, समंकों का संकलन। देखिए दोस्तों, समंकों का संकलन का मतलब यहाँ कलेक्शन ऑफ डाटा से सिर्फ यही चीज़ है कि आप डाटा को सबसे पहले इकट्ठा करते हैं। मतलब आपके पास से कुछ स्टैटिकल इंफॉर्मेशन आई, आपने उसको इकट्ठा किया, और इकट्ठा करने के बाद आप उसको 2 भागों में इसको भी कैटेगराइज कर देते हैं। जो आपका प्राइमरी, जिसको हम लोग प्राथमिक कहते हैं, और सेकेंडरी, जिसको हम लोग द्वितीयक कहते हैं। देखिए, कलेक्शन ऑफ डाटा में हम कुछ चीज़ें प्राइमरी करते हैं, कुछ सेकेंडरी करते हैं। अब प्राइमरी क्या है? प्राइमरी का मतलब जैसे कि हम कोई डाटा को जा करके डायरेक्ट उस चीज़ को इन्फॉर्म करें। जैसे मान लीजिए आपके रॉ मटेरियल्स हैं, आप अपने रॉ मटेरियल्स को क्या करते हैं, मटेरियल्स को इकट्ठा करते हैं। ये आपकी प्राथमिक स्टेज है। यानी कि प्राथमिक और द्वितीयक में ज़्यादा अंतर नहीं होता है। प्राथमिक कलेक्शन ऑफ डाटा का जो पहला स्टेज होता है उसको हम प्राथमिक कह देंगे। जैसे जो हम रॉ मटेरियल्स होता है, मान लीजिए कि किसी भी देश, किसी भी स्टेट में आप जा कर के किसी का, जैसे मान लीजिए आप मध्य प्रदेश में जा कर के आप वहाँ के आदिवासियों का आंकड़ा निकालते हैं, और आदिवासियों का आंकड़ा उनकी आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी निकालते हैं। तो ये आपके लिए प्राथमिक समंक हो जाएगा, प्राथमिक स्टेज जिसे कहेंगे। और उन्हीं आंकड़ों को हम अगर हम किसी डेटा में फीड कर देते हैं, यानी सेकेंडरी फॉर्म में लेते आते हैं, तो वो सेकेंडरी हो जाएगा। तो सेकेंडरी का मतलब ये हो गया, मान लीजिए कि आप जनसंख्या नियंत्रण या जनसंख्या की जांच कर रहे हैं, तो आप उनको सबसे पहले आपके पास एक आंकड़ा आएगा, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ इस आंकड़े को इकट्ठा करते हैं। वो आंकड़े पहले से एकत्रित रहते हैं कि हमारी जनसंख्या 2011-2012 में इतनी थी। यानी हमारे पास आंकड़े पहले से मिल चुके थे, और फिर उन आंकड़ों को फिर हम सामने यहाँ प्रदर्शित कर रहे हैं। तो प्राथमिक होता है हमारा आपका डाटा को पहला स्टेज, यानी कि आप डायरेक्ट उस जगह पे पहुँच करके उसकी जांच पड़ताल करें और उसकी जानकारी लें स्टैटिक्स में। और पहले से आपको बने बनाए आंकड़े मिल जाए तो आपका सेकेंडरी डाटा हो जाएगा। तो चलते हैं फिर दोस्तों दूसरे पॉइंट पे, स्कोप में। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, डाटों का क्या है, मतलब समंकों का संगठन कहिए आप, या व्यवस्थित कहिए। देखिए, अब आप पहले डाटा को क्या किए, डाटा को आपने इकट्ठा कर लिया, आपने इसको 2 स्टेज में बांट दिया, प्राइमरी और सेकेंडरी। अब इस डाटा को आप ऑर्गेनाइज करेंगे। सबसे पहले ऑर्गेनाइज में आपको मैं आपको बता देता हूँ कि आप पहले डाटा को ले आएंगे, उसका फिर आप पहले एडिटिंग करेंगे। एडिटिंग करने में आपको पहले उसकी देखनी पड़ती है कि ये पूर्ण रूप से सही है, स्पष्ट है, ठीक है, एक सजातीय है, ठीक है, सिमिलरिटी है कि नहीं है, ठीक है, इनमें इसकी जांच की जाती है। इसका विशेष ध्यान देते। एडिटिंग बहुत थोड़ी कठिन होती है, क्योंकि एडिटिंग ही आपके ऑर्गेनाइजेशन का पहला स्टेज होता है। उसके बाद हमारे बात दोस्तों, एडिटिंग आपने कर ली है, तो एडिटिंग करने के बाद आपको क्या करना है, क्लासिफिकेशन।
क्लासिफिकेशन यानी आप आंकड़ों को अगर क्रम से अगर नहीं देंगे, क्रम उसको नहीं देंगे तो आंकड़े आपके भ्रमपूर्ण हो जाएंगे। इसलिए हम इसको क्लासिफाई कर देते हैं। और क्लासिफाई करने से आपको क्या होता है कि आपको आंकड़े स्पष्ट और सही रूप से दिखने लगते हैं और आपको उसकी सही जानकारी मिल जाती है। जैसे आपके पास आंकड़े तो आ गए, लेकिन आंकड़ों का अगर सही क्रम अगर ना हो तो आपको उसको पहचानने में भ्रमपूर्ण होगा कि कौन सा आंकड़ा किस चीज़ का है। तो एडिटिंग करने के बाद क्लासिफिकेशन का लिए हमारे यहाँ प्रयोग होगा। फिर आते हैं उसका विश्लेषण करते हैं, क्योंकि विश्लेषण एक ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप विश्लेषण नहीं करेंगे तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि इसका हम सही यूज कहाँ करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा दूसरा पॉइंट जिसमें हमने एडिटिंग की थी, क्लासिफिकेशन की थी, एनालिसिस की थी। हाँ, एक पॉइंट आपके लिए और बच गया है, वो ये है इसका टर्बुलेशन। टर्बुलेशन ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। टर्बुलेशन क्या है कि आप इसको रो और कॉलम, मतलब आप अपने आंकड़ों को रो और कॉलम में कैसे डिफाइन करेंगे, ये इंपॉर्टेंस है। मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा में आपने क्या किया कि आपने सबसे पहले उसकी एडिटिंग की। एडिटिंग यानी कि आप इसको हिंदी में हम संपादन कहेंगे। एडिटिंग करना बहुत ज़रूरी होती है कि मतलब कि छटाई एक प्रकार समझ लीजिए। एडिटिंग करना मतलब कि किसी भी आपको डाटा मिला उसकी छटाई आपने कर दी, और छटाई करने के बाद आपने क्या किया, उसको वहाँ रखा। यानी कि प्योर डाटा, जिसको आप कहेंगे प्योर डाटा। प्योर डाटा आपके लिए ज़रूरी है। जैसे आपको कोई भी फ़ोटो शॉप में आप एडिटिंग करते हैं तो आप उसको क्या करते हैं, आप फालतू चीज़ को काट के निकाल देते हैं। वैसे ही और आपका स्टैटिक्स में क्या होता है, स्टैटिक्स में आप उस कुछ जो फालतू आपके पास डेटा आ जाते हैं तो उनको आप हटा देते हैं। एडिटिंग का सिर्फ यहाँ से वही मतलब हुआ। और क्लासिफिकेशन का मतलब हुआ कि आप उसको क्लासीफाई करते हैं कि ये किस कैटेगरी का है, ये किस कैटेगरी का है, हमारे ये किस कैटेगरी का है। फिर उसका एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है कि आंकड़ों का हम एनालिसिस करेंगे। उसका मतलब एनालिसिस करने का मतलब कि अपने दिमाग का और अनुमान के अनुसार, क्योंकि अनुसंधान और अनुमान के अनुसार ही हम आंकड़ों को इकट्ठा करते हैं। ठीक है, उसके बाद टर्बुलेशन में रो और कॉलम में इसको हमने बांट दिया। ये था दोस्तों हमारा दूसरा पॉइंट, क्लासिफिकेशन स्कोप के दूसरे पॉइंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा में। हमारे पास तीसरा पॉइंट आता है एनालिसिस। एनालिसिस मैंने आपको यहाँ बताया था, लेकिन ये एनालिसिस क्या है, आपका विश्लेषण। इस विश्लेषण में विश्लेषण बनता है क्योंकि यहाँ पे आप उस आंकड़ों का विश्लेषण करते थे, और यहाँ पे आप ये इम्पोर्टेंस है कि आप स्टैटिक्स में मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का नाम आपने सुना होगा। मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मतलब केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। ठीक है, आप इस एनालिसिस में सेंट्रल टेंडेंसी का यूज़ करेंगे कि हमने आपको बताया था इस सेंट्रल टेंडेंसी में, आपको मैंने सिलेबस में बताया था कि आपका मीन मीडियन मोड आएगा। तो उसमें आप मीन मीडियन मोड मतलब कि आप माध्यों का प्रयोग कर लेंगे। लेकिन सिर्फ मैंने आपको ये बताया था कि बाउले साहब ने बताया कि माध्यों द्वारा गणना की जाती है। तो गणना ही करना नहीं, इसमें उसका रिलेशंस, कोरिलेशन, ठीक है, आपका इसका रिग्रेशन, ये आपके लिए इम्पोर्टेंस है। बस आप इसको सुनते जाइए, आप नोट मत करिएगा। कोरिलेशन, रिग्रेशन, इंटरप्रिटेशन, इन सबको आप यहाँ पे इसका प्रयोग करेंगे। मतलब इनका प्रयोग करके आप उनका एनालिसिस करेंगे और एक पूर्वानुमान लगा करके आप डाटा को इसका विश्लेषण करेंगे। मतलब कि एक प्रकार से सेंट्रल टेंडेंसी का यूज करके आप उसका विश्लेषण करेंगे। विश्लेषण करने के बाद आप डाटा को रखेंगे। तो फोर्थ पॉइंट आपका क्या आएगा दोस्तों, यहाँ से मैंने ये तीसरा पॉइंट बता दिया है, ये आपका चौथा पॉइंट है और ये आपका तीसरा पॉइंट, सॉरी, रिप्रेजेंटेशन। ये आपका पहला पॉइंट कलेक्शन ऑफ डाटा, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, तीसरा रिप्रेजेंटेशंस। ये प्रोसेस इसके बाद आता है।
आप इसको ऊपर कर लीजिएगा, इसको नीचे कर लीजिएगा। रिप्रेजेंटेशन यानी इसका मतलब है प्रदर्शन करना या उसका प्रस्तुतिकरण करना। जैसे आपने क्या किया, आप ऑफिस वर्क करते हैं और ऑफिस वर्क करने के बाद आपने कुछ पीपीटी तैयार की, और पीपीटी तैयार करने के बाद आप क्या करते हैं कि अब उसको शो करते हैं कि आपने अपने हिसाब से क्या पीपीटी तैयार की और उसमें आपने क्या अपने हिसाब से सेल्स को या परचेज़ को फ़ायदा करने के लिए तरीका होता है। तो सिर्फ यहाँ वही ही मतलब है कि आप अपने डाटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो रिप्रेजेंट करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो कलेक्शन ऑफ डाटा, इसका ऑर्गेनाइजेशन आपने किया, फिर रिप्रेजेंट किया। रिप्रेजेंट करना यानी आपने जो अपने हिसाब से बनाया उसको रिप्रेजेंट कर दीजिए। फिर आपका एनालिसिस मैंने आपको बताया कि मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, कोरिलेशन, क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन सब इसमें आपका लग जाएगा। फिर उसका एक पूर्वानुमान लगाएंगे, एक एक्सपर्ट होगा उस सांख्यिकी को बताने वाला, एक आंकड़ा निकालेंगे, क्योंकि आंकड़े निकालना इतना आसान नहीं है। फिर हम आते हैं फिफ्थ पॉइंट पे। इस फिफ्थ पॉइंट आपका क्या है, आप इसका निर्वचन करेंगे, इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन यानी इसका निर्वचन करेंगे। निर्वचन करना दोस्तों इसलिए इम्पोर्टेंट समझ लीजिए। रिजल्ट का मतलब आप समझ लीजिए कि जब आपने इतनी सारी चीज़ें की तो आपको इसका क्या रिजल्ट मिलना चाहिए, इसका इंटरप्रिटेट करना है, आपको क्या मिल रहा है। तो आपका एक रिजल्ट मतलब कि आपने सारे आंकड़े को इकट्ठा कर लिया। अब इन आंकड़ों को आपने अपने इंटेलेक्चुअल का प्रयोग करके या अपने माइंड का प्रयोग करके, एक एक्सपर्टाइज का प्रयोग करके आपने इस एक बेहतरीन रिजल्ट दिया। तो सिर्फ इंटरप्रिटेशन में उसमें आप अपने पूर्वानुमानों का प्रयोग करके रिजल्ट देते हैं। तो जस्ट इसके बाद ही पूर्वानुमान का प्रयोग होता है। 6 पॉइंट में है फॉरकास्टिंग। यानी कि आप पूर्वानुमान लगाते हैं। पूर्वानुमान, अब आंकड़ों को क्या कर लिया, आपने सारे रिजल्ट तैयार किए, आप आपने एक अपना ही खुद का एक पूर्वानुमान लगा लिया कि आंकड़ों को हम कैसे व्यवस्थित करना था, कैसे क्या करना, सारी चीज़ें आप इसमें जानेंगे। तो ये था आपका स्कोप में आपके जी देखिए 6 पॉइंट थे। कलेक्शन ऑफ डाटा, दूसरा आपका था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा यानी समूहों का संगठन, तीसरा आपका पॉइंट था जो रिप्रेजेंट करना, और चौथा पॉइंट आपका था एनालिसिस, उसका एनालिसिस करनी है। ये जैसे कि आपने मीन मीडियन मोड और रिग्रेशन, इंटरप्रिटेशन सारी चीज़ें आपने इसमें लगा दी और अपना खुद का एक अनुसंधान अनुमान रूप से उसका प्रयोग किया। फिर आपका पांचवा पॉइंट आपका आया था यहाँ पे कि इसका रिजल्टिंग क्या होगा, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट या कोई भी कलेक्शंस करती है तो उसका एक रिजल्ट चाहती है। तो रिजल्ट आपका इंटरप्रेट करेगी, आपने अपने बौद्धिक और इंटेलेक्चुअल का प्रयोग करके आपने एक रिजल्ट तैयार किया, फिर उसका एक पूर्वानुमान लगा दिया। ये था दोस्तों आपका स्कोप में सिर्फ यही 6 पॉइंट थे। अब आते हैं इसके डिपार्टमेंट के बारे में। डिपार्टमेंट में देखिए दो चीज़ें इसमें आती हैं। एक आपकी मतलब कि डिपार्टमेंट स्टैटिकल फॉर्म में, ठीक है। देखिए इसमें दो आपकी डिपार्टमेंट्स आते हैं जिसमें डिस्क्रिप्टिव होता है। डिस्क्रिप्टिव डिपार्ट और आपका दूसरा पॉइंट आपका होगा इंडक्टिव, यानी कि आपका विवरणात्मक समझ आएगा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, यानी आंकड़े हमारे जो होंगे वो शुद्ध रहें, लेकिन वो भले आंकड़े आपके डिस्क्रिप्टिव हों, मतलब बड़े हों, डिस्क्रिप्टिव मतलब कि आपने डिस्क्राइब कर दिया, लेकिन आंकड़े हमारे शुद्ध हों। और इंडक्टिव आपका निष्कर्षात्मक। देखिए दोस्तों इसमें ज़्यादा अंतर नहीं है। डिस्क्रिप्टिव डिपार्ट में क्या होता है कि आप आंकड़ों को
एक समग्र के रूप में, यूनिवर्स, मतलब कि आपने जनसंख्या जनगणना की, तो जनगणना में आप क्या करते हैं, आप सभी के डेटा लेते हैं। मतलब हम आपको 400 500 का 500 हज़ार छोड़ दें, ये तो आप एक मान लीजिए कि हमारे देश की जनसंख्या अगर 130 करोड़ है, 130 करोड़ है, तो क्या 130 ही करोड़ होगी? नहीं, 130 करोड़ से ज़्यादा हो सकती है या कम हो सकती है, लेकिन आप ये कभी नहीं कर सकते कि मेरे देश की जनसंख्या 130 ही करोड़ है। तो डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है कि आप उस आपने एक आंकड़ा तैयार किया, ठीक है, आपने उस आंकड़ों का समग्र किया, समग्र यानी यूनिवर्स किया। यूनिवर्स करने के बाद आपने क्या किया, या तो फिर आप यूनिवर्स कर लेंगे, या तो कुछ एक्सपर्टाइज का प्रयोग कर उसका सैम्पलिंग ले लेंगे। तो दोस्तों सैम्पलिंग कुछ बड़ी चीज़ नहीं है। जैसे मान लीजिए कि आपको चावल और गेहूं की पहचान करनी है, तो आप उन चावल गेहूं को पूरा एक एक दाना इकट्ठा ले करके नहीं करेंगे, आप उसमें से 4 दाने निकाल लेंगे, आप उसको पता चल जाएगा कि ये हमारे चावल दाने या चावल कैसा है। इसी तरह गेहूं वगैरह ही, अब पता चला कि आपने क्या किया कि आपकी बल्ब की फैक्ट्री है और आपने सैम्पलिंग करना चालू किया, सैम्पलिंग नहीं, आपने समग्र का यूज करना चालू किया, हर बल्ब को लगे चेक करने, तो आपकी कंपनी तो बैठ गई ऐसे ही। तो सैम्पलिंग करना इसलिए ज़रूरी होता है कि हमें दिए हुए डाटाज में एक प्योरिटी लानी ज़रूरी होती है। तो विवरणात्मक में क्या होता है कि आप उसका यूनिवर्स मैंने आपको बताया और सैम्पलिंग बताया, तो इनका क्या करेंगे आप, यूनिवर्स और सैम्पलिंग का प्रयोग करके, और उससे आप कुछ क्वेश्चन तैयार कर लेंगे और कुछ आपके अपने तौर तरीके होंगे स्टैटिक्स का प्रयोग करने के लिए, ठीक है। तो ये डिस्क्रिप्टिव में क्या हो गया, आपने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कर दिया, आपने आंकड़े जा के इकट्ठा किए, घर घर जाके इकट्ठा किए कि एक परिवार में 6 सदस्य हैं और 10 परिवार में इतने सदस्य हैं, तो आपने एक आंकड़ा तैयार किया। मान लीजिए आपने आंकड़ा किया 1,24,520 ऐसे आंकड़ा आपने तैयार कर लिया। अब ये लगभग कहेंगे इसको, हो सकता है इसमें कुछ छूट गया, हो सकता है कोई ना हो इसमें। तो एक डिस्क्रिप्टिव, अब हमारे आज के समय में अगर हम डिस्क्रिप्टिव का प्रयोग करने लगेंगे तो हमारे लिए एक थोड़ा सा आंकड़े इकट्ठा करना एक असंभव नहीं कहेंगे, लेकिन थोड़ा कठिन हो जाएगा। तो इस कठिनाई को दूर करने के लिए हमारे एक्सपर्टाइज ने क्या किया कि आंकड़ों का अनुमान लगाने लगे या उनकी भविष्यवाणी करने लगे। इसमें भी सेम ही चीज़ है, कोई अंतर नहीं है, नो डाउट, लेकिन ये जान लीजिए कि इसमें आप भविष्यवाणी करने लगेंगे कि आपने क्या किया कि 4 पर्ची, जैसे आप कोई लकी ड्रॉ कैसे निकालते हैं कि आपके सामने 4 पर्ची या 5 पर्ची इस डिब्बे में रख दी जाती है और किसी एक पर्ची में 500 1000 से लिख दिया जाता है, तो उस लकी ड्रॉ के थ्रू आपको बता दिया जाता है कि आपका क्या है, ठीक है। तो ये आपका एक अनुमानित हो गया। तो निष्कर्षात्मक में क्या होता है कि आप डिस्क्रिप्टिव का तो प्रयोग करेंगे, लेकिन इसमें एक अनुमान भी आपको लगाना जरूरी है, पूर्वानुमान लगा लेंगे, और पूर्वानुमान अनुसंधान और पूर्वानुमान लगा करके आप किसी आंकड़ों को इकट्ठा करते हैं तो आपको कम समय में इसकी जानकारी मिलेगी। तो डिपार्टमेंट में आपका डिस्क्रिप्टिव डिपार्ट और इंडक्टिव डिपार्ट। थर्ड आपका अप्लाइड डिपार्टमेंट, यानी इसका आप क्या करेंगे, अप्लाइड का मतलब कि आप, एक सिंपल सी बात है, आप इसकी हिंदी जानना चाहेंगे? जी मैं आपको बता देता हूँ इसकी हिंदी क्या है, व्यावहारिक। अब आपको पूरी तरह से समझ में आ गया इसका मतलब क्या है कि आपने यहाँ इसको अप्लाई किया है। ये 2 डिपार्टमेंट तो पहले से थे, लेकिन ये डिपार्टमेंट मेरे हिसाब से इसको क्रिएट किया गया है, तो अप्लाइड किया गया है, आपने इसको व्यवहारिक रूप से लाया है। यानी व्यवहारिक रूप से लाने का मतलब ये है कि इनसे और इनसे ये थोड़ा सा और अच्छा होगा, इसमें लिक्विडिटी रहेगी, थोड़ा सा आपकी इसमें तरलता रहेगी। तो जी हाँ, इसमें एक तरलता ये रहती है कि आप जब आंकड़े तैयार करते हैं तो आप कुछ छोटी मोटी जांच पड़ताल के द्वारा ही आप आंकड़ों को सही रूप में ला देते हैं, वो केवल एक्सपर्ट के रूप में ऐसा किया सकता है, क्योंकि एक्सपर्ट ही इसको क्या करते हैं, आंकड़े एक बेहतरीन रूप से तैयार करते हैं। तो दोस्तों आपने अभी स्कोप के बारे में पढ़ा था। स्कोप मैंने आपको बताया था कि ये 6 प्रकार के थे, जिसमें आपका था कि कलेक्शन ऑफ डाटा आपने क्या किया था कि आप डाटा को इकट्ठा किए और डाटा को एक सीमित ग्रुप में आपने उसको रख दिया। दूसरा आपका पॉइंट था क्या, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा को आपने संगठित किया। उसमें आपने देखा था एडिटिंग किया। एडिटिंग मैंने आपको बताया था कि आप उसको एडिट करेंगे। एडिट का मतलब जैसे आपने फ़ोटोशॉप लिया, आपकी ये फ़ोटो है, ठीक है, आपने इस फ़ोटो को क्या किया, थोड़ा सा छोटा करके
कम कर लिया, यानी कि एक आपको जितनी ज़रूरत है आपने उतना उतना प्रयोग किया। फिर आपने क्या किया था, उसको क्लासीफाई किया था, वर्गीकरण किया था। ठीक है, वर्गीकरण में आप जब पढ़ेंगे आपको बताऊंगा कि ये इंडिविजुअल, ठीक है, इंडिविजुअल, फिर आपका डिस्क्रीट, फिर आपका तीसरा पॉइंट क्या था, एक सिंपल वे में आपका क्लास 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 फॉर्म में, यानी इंडिविजुअल में आपका अगर नंबर 2 3 4 ऐसे दिया रहेगा, कुछ आंकड़े से दे दिएंगे। ठीक है, आपका डिस्क्रीट सीट में क्या था कि मान लीजिए 1 2 3 4 ऐसे आंकड़े दिए हैं, ये आपका 2 है, ये आपका 3 5, ये आपके 6, ये आपके 7। तो अब इसको आप क्या करते थे 4 और इसको निकाल करके निकालते थे। ये आपका डिस्क्रीट सीट है। क्लास फॉर्म में क्या होता था कि आप मान लीजिए कि 0 से लेकर 10, 10 से लेकर 20, 20 से लेकर 30, ऐसे फॉर्म में क्लास में। तो ये क्लासीफाई था। क्लासीफाई आपने किया, फिर उसका आपने क्या किया, टेबुलेशंस किया, आपने रो कॉलम में बांट दिया। फिर आपके पास चौथा पॉइंट क्या था, आपने इसका तीसरा पॉइंट क्या था, रिप्रेजेंट किया। जैसे आपने पीपीटी को रिप्रेजेंट करते हैं वैसे आपने अपना डाटा को रिप्रेजेंट किया। फिर चौथा पॉइंट क्या था, विश्लेषण। आपने उसका एनालिसिस किया। जैसे आप मेरा सेंट्रल टेंडेंसी का यूज किया, उसके आपने उसमें रिग्रेशन लगाया, इंटरप्रिटेशन लगाया, डिस्पर्सन लगाया, कोरिलेशन लगाया, क्वार्टाइल डेविएशन लगाया, इन सब को प्रयोग किया। फिर आपके पास पांचवा पॉइंट क्या था कि आप इंटरप्रिटेशंस का आपने उसका निर्वचन किया। निर्वचन करने का मैंने आपको बताया था रिजल्ट, इन सारे फॉर्म का रिजल्ट, यानी कि आप एक पूर्वानुमान लगा के अनुसंधान और पूर्वानुमान का प्रयोग करके आपने एक रिजल्टेंट तैयार किया। फिर आपका छठवां पॉइंट क्या था कि उसका पूर्वानुमान लगा। तो चलिए, अब ये हो गया आपका स्कोप और डिपार्टमेंट। मैंने बताया कि डिस्क्रिप्टिव डिपार्टमेंट, जिसमें आपको पूरा डाटा को डाटाओं को क्या करना, आप समग्र के रूप में, यानी कि आप जनसंख्या को एक एक जाकर इकट्ठा करके सारी चीज़ें इकट्ठा करें जो लगभग या कम ज़्यादा हो सकती है। सैम्पलिंग का प्रयोग करके दाने के चावल के दानों का लेकर के आप सैम्पलिंग करना कि दाना ये चावल कैसा है, चावल कैसा नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपने अप्लाइड स्टैटिक्स पढ़ा, जो हमारे लिए क्या है कि जो व्यवहारिक रूप से प्रयोग किया जाता है, यानी कि इसको हम लोगों ने तैयार किया है, जो हमारी एक दिमाग की उपज है कि आप उसको उसकी जाँच, छोटी सी जाँच पड़ताल करके आप आंकड़ों को इकट्ठा कर लेंगे। तो चलते हैं, ये आपका स्कोप हो गया, ये डिपार्टमेंट हो गया, ये आपका लिमिटेशंस। अब इसमें कुछ लिमिटेशंस है दोस्तों, क्योंकि स्टैटिक्स का अगर लिमिटेशन है तो यानी कि उसमें कुछ उसको प्रभावित कर रही हैं। तो उसको प्रभावित कर रही हैं तो आप उनको हम दूर नहीं कर सकते हैं, उन पर हमको विचार किया जा सकता है, उनको दूर नहीं कर सकते हैं। तो लिमिटेशंस का मतलब यही है। तो पहला पॉइंट दोस्तों क्या है, सांख्यिकी में आपका क्या हो सकता है, आइए तथ्यों को जानकर। जो आपकी सांख्यिकी होती है, सांख्यिकी तथ्यों पर विचार करती है, गुणात्मक पर नहीं। सिंपल सी बात है कि ये हमारे तथ्य, यानी कि हमें डेटा, मैंने आपको पहले ही बता चुका कि ये तथ्य, यानी इनके पास अगर डेटा हो, ये एक सिंपल डेटा, एक डेटा पर ये काम नहीं करेगी, अकेले डाटा पर काम नहीं करेगी। अब आप चाहें कि एक स्टूडेंट का डेटा निकाल करके स्टडी तैयार करें तो वो सही नहीं होगा। अब हाँ, एक स्कूल के एक क्लास का डेटा तैयार किया जाए तो आपके लिए सही है, या स्कूल के पूरे बच्चों का डेटा तैयार किया जाए, मतलब एक से अधिक होना चाहिए, एक से अधिक, मतलब आप एक लॉन्ग पीरियड, एक से अधिक 10 20 ऐसे होने चाहिए, इसलिए आप डाटो का यहाँ तथ्यों पर किया जाता है। मैंने तथ्य मतलब आपको मैं बता दिया कि आपके लिए आंकड़े जो होते हैं संख्यात्मक। देखिए, सांख्यिकी का मतलब होती है संख्या मतलब संख्यात्मक में आप देखिए, आप 2000 3000 4000 ऐसे फॉर्म के रूप में आप इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन आप स्कोप का ध्यान रखते हुए। गुणात्मक तत्वों का मतलब नहीं कि आप इसमें उनके गुण पर नहीं जाएंगे कि वो अच्छे हैं, बुरे हैं, गंदे हैं, खराब हैं, ये सब पे आप नहीं जाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इतना था।
दूसरा पॉइंट आपके लिए क्या है, ये तथ्यों पर विचार करती है, गुणात्मक पर नहीं, मतलब आपके गुण पे नहीं, आपके क्वांटिटी पर निर्भर करती है, क्वालिटी पर निर्भर नहीं करती है। तो ये है दूसरा पॉइंट था कि सांख्यिकी व्यक्तिगत नहीं हो सकती है। ये आपकी व्यक्तिगत नहीं हो सकती। क्यों? ये आपकी क्या हो सकती है बताइए? ये आपका समूह हो सकता है, समूह हो सकती है। आप समझ रहे हो कि किसी एक पर्सन के लिए नहीं तैयार करना है। यहाँ आपको डेटा से मतलब था और वहाँ इसकी क्वालिटी से मतलब नहीं था। यहाँ आपको क्या था, एक इंडिविजुअल एक पर्सन के लिए नहीं होता है। यहाँ क्या था कि कई लोगों को मिला करके हम सांख्यिकी तैयार। सांख्यिकी का मतलब कि आंकड़े, आंकड़ा और आंकड़े में अंतर है, कई ढेर सारे आंकड़े। तो ये पॉइंट था, दूसरा पॉइंट। और देखिए सांख्यिकी में व्यक्तिगत नहीं हो सकता है, समूह का हो सकता है, ये जान लीजिए आप, ठीक है। इसमें क्या, सांख्यिकी में तीसरा पॉइंट आपके सामने आएगा, सांख्यिकी सजा समान आंकड़े या एवं एक रूपता को निर्भर करती है। मतलब कि हम आपको बताए थे जब जब पहली क्लास थी मेरी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हम आयु ज्ञात करते हैं वर्षों में, और आप मुद्रा प्रसार आपको बताया था आपको या परसेंटेज में होगा या प्रतिशत के फॉर्म में होगा, या तो वो आंकड़े होंगे, डेटा होंगे। तो सिंपल सी बात है, जब आयु हम निकाल रहे हैं तो हम वर्षों में निकालेंगे। अब इसमें मैंने कहा कि 1 किलो चीनी का भाव इतना है, तो अब इसमें केजी आ रहा है, ठीक है, मैंने ग्राम में बोल दिया। तो सहायता का मतलब समझ रहे हैं कि आप आंकड़े को, जैसे आयु को हम किलोग्राम में नहीं माप सकते हैं, ग्राम में नहीं माप सकते हैं, डेका मिलीमीटर में नहीं माप सकते हैं, ठीक है। इसमें समान सहायता आनी चाहिए, ठीक है। मुद्रा प्रसार को हम प्रतिशत में और आंकड़े में निकाल रहे हैं, तो ये भी आपके लिए संभव होगा। तो समान आंकड़े, एक रूपता होनी चाहिए, एक समान रूप में होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट दोस्तों ये था कि हम आंकड़े समान रूप में कर सकते हैं और उसमें नहीं कर सकते हैं। चौथा पॉइंट है कि सांख्यिकी दीर्घकाल के औसत के रूप में सही माना गया है। दोस्तों सांख्यिकी दीर्घकाल के लिए औसत रूप माना गया है, तो मतलब कि आप ये जान लीजिए कि जो सांख्यिकी होती है 2-4 दिन 10 दिन के लिए नहीं होती है। जो हम आंकड़े बनाते हैं या तो वित्तीय वर्ष में या 1 वर्ष के लिए बनाते हैं या 2 वर्षों को बनाते हैं। हम तुलना करते हैं तो एक वर्ष से दूसरे वर्ष तुलना करते हैं, ठीक है। एक बेस ईयर को मान के दूसरे बेस ईयर बनाते हैं। तो आंकड़े जो होते हैं दीर्घकाल के लिए होते हैं। मान लीजिए जैसे आपकी जो औसत आयु है 56 या 60 वर्ष है, ठीक है। तो ये आंकड़े हमारे जो हैं ये दीर्घकाल के लिए हम इस औसत के रूप में से निकालेंगे, 1-2 वर्षों का हम नहीं निकालेंगे, ठीक है। या उसमें जो फ़ायदे हैं आंकड़े में निकालने के लिए, वो दीर्घकाल के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए इंपॉर्टेंस होती हैं। क्योंकि हम जो आंकड़े निकालते हैं हम आंकड़े को याद तो कर नहीं पाते हैं, इसलिए हम आंकड़े बनाते हैं। और जब लॉन्ग टर्म हो जाता है तो यही आंकड़े हमको अगले साल को प्रॉफिट या टर्नओवर कराने के लिए फ़ायदेमंद होते हैं, जिसका प्रयोग हमारे हर जगह प्रयोग हो रहा है। और इसका प्रयोग हमारे ज्योतिषचारा, अंतरिक्ष यात्री और जैव वैज्ञानिक लोग भी इसका प्रयोग कर रहे हैं। हालांकि अभी नया सब इसका यूज करके अपने आंकड़ों को सही एक नया बेस दे रहे हैं, ठीक है। 5वां पॉइंट था कि ये बिना संदर्भ के तो हो नहीं सकता है, ठीक है दोस्तों।
बिना संदर्भ के अध्ययन करने के लिए सही नहीं। मतलब कि इसमें जो आंकड़े बनाए जाएंगे तो ये बिना संदर्भ के नहीं बनाए जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि आप कोई भी आंकड़ा बना रहे हैं और इसमें जब आप आंकड़े जब इसका अध्ययन करेंगे और सही नहीं है यानी कि आप यहाँ पे भ्रमपूर्ण लिख दीजिए, भ्रमपूर्ण। अगर आप बिना संदर्भ के कोई आंकड़े तैयार करते हैं, बिना कोई रेफरेंस आपने रखा नहीं और आपने आंकड़े ला के रख दिए हैं, स्कोप का आपने यूज़ किया नहीं, डिपार्टमेंट का आपने यूज़ किया नहीं, आपने क्या किया, संदर्भ उसको लाया और रख दिया और आंकड़े हैं, तो वो आंकड़े आपके लिए भ्रमपूर्ण हो सकते हैं, वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, एक पॉइंट और मैं आपको बता देता हूँ, 6 पॉइंट, कि ये जो सांख्यिकी होती है ये उचित रूप से किस पर निर्भर करती है, विशेषज्ञों पर। मैंने आपको बार बार इसी बात पर जोर दे रहा हूँ, विशेषज्ञ। जो आंकड़े होते हैं पूरा अनुमान लगाना, उसकी फोरकास्टिंग करना, और उसके साथ आप देखेंगे कि एक सही एक आंकड़ा तैयार करना, उसका विश्लेषण करना, वो एक विशेषज्ञ ही रखते हैं। यानी कि वो जो विशेषज्ञ होगा कि सिर्फ वो आंकड़ों को तैयार करने के लिए रखा जाएगा वहाँ पे, कि आंकड़े हमारे सही रूप से तैयार हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो ये था दोस्तों हमारे पास लिमिटेशन का लगभग 6 पॉइंट। आप सिर्फ इतना जानिए कि लिमिटेशंस कैसे हो सकती हैं, कि तथ्यों के विचार उस तथ्यों पर विचार करती हैं, आंकड़ों में विचार करती है, उसके क्वालिटी पे। फिर आपका व्यक्ति ये इंडिविजुअल नहीं बन सकता है, आप ये जान सकते हैं ये समूह का बना सकते हैं, एक दूसरे 2 से 4 10 20 लोगों का बनाइए। ठीक है, ये हमारे समान आंकड़े प्रदर्शित करते हैं, यानी कि आप ग्राम किलोग्राम के फॉर्म में रखना हो। ठीक है, जैसे किसी की हाइट जो होती है वो इंच और सेंटीमीटर में होती है, वो हो गए एक सेंटी का। मान लीजिए कि आप तो बना रहे हैं कि भूकंप कितना आया था, और उसमें आप कुछ और जोड़े, ज्वालामुखी का भी ऐड कर दे रहे हैं, तो वो दोनों आंकड़े अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो एक रूपता समान आंकड़े होनी चाहिए। ठीक है, इसमें दीर्घकाल के लिए तो मैंने कहा कि लॉन्ग टर्म में इसका फ़ायदा होगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ही हम इस आंकड़ों का प्रयोग करते हैं। फिर ये है हमारा बिना संदर्भ के, बिना आप रेफरेंस के तैयार करेंगे तो आपके लिए वो भ्रम पड़ जाएंगे कि आप आंकड़े किस लिए तैयार कर रहे हैं। और जो आंकड़े तैयार करते हैं वो उचित रूप से विशेषज्ञ ही तैयार करते हैं। जो एक विशेषज्ञ को जो सैलरी दी जाती है वो इसी काम के लिए दी जाती है। तो दोस्तों ये था हमारे स्कोप, डिपार्टमेंट और लिमिटेशंस। इस लेसन में सिर्फ इतना था। मैं आपको सिर्फ इस लेसन में इतना ही बता पा रहा हूँ, और इस लेसन में इससे ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में कुछ नहीं आएगा। और मैं आपको इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन रख रहा हूँ। अगर आपने पुरानी क्लासेस अगर करी होगी तो आप इसका क्वेश्चन बना लेंगे, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंस है। जैसे मैं आपसे कुछ क्वेश्चन रखना चाहता हूँ कि मेरे पास इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं। मेरे पास संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं कि सांख्यिकी शब्द का प्रयोग किया जाता है। सांख्यिकी शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो आपको मैंने बताया था सांख्यिकी शब्द का प्रयोग किस में किया सकते हैं। आपको मैंने व्यवहारिक रूप से बताया था कि सांख्यिकी को एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके एग्जाम में जैसे बोल देगा कि एक वचन, एक ऑप्शन, दूसरा पॉइंट दे देगा आपके लिए बहुवचन, तीसरा पॉइंट आपके लिए क्या दे देगा, दोनों, या चौथा ऑप्शन दे देगा इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपने पहली क्लास पढ़ी होगी तो आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से पता होगा कि एक वचन के रूप में हमने क्या होता है, सांख्यिकी विज्ञान के रूप में, और बहुवचन के रूप में मैं आपको बताया था कि समंकों का संकलन, यानी स्टैटिकल डेटा के रूप में। यानी ये दोनों होगी, यानी एक वचन के रूप में सांख्यिकी विज्ञान और दूसरा बहुवचन के रूप में समंकों का संकलन या स्टैटिकल डेटा के रूप में आप कहेंगे।
एक क्वेश्चन ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लेसन से जितने क्वेश्चन मैं उन क्वेश्चनों को बता रहा हूँ जो आपके लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आप मैं सामने दूसरा क्वेश्चन आ रहा हूँ। प्रकृति की दृष्टि से, प्रकृति की दृष्टि से सांख्यिकी है। ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था और एक निष्कर्ष बताया था कि सांख्यिकी आपका प्रकृति रूप से, यानी कि आप इसका प्रयोग कैसे कैसे कर सकते हैं प्रकृति में। देखिए मैंने आप बता देता हूँ कि विज्ञान, देखिए विज्ञान तो होगा क्योंकि सांख्यिकी विज्ञान के रूप में एक वचन के रूप में मैं आपको बता चुका, तो विज्ञान तो होगा। दूसरा आपका था कला, कला भी मैंने आपको बताया था। तीसरा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या है, दोनों। और चौथा पॉइंट से क्या है, इसमें इनमें से कोई नहीं। कला के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ये आप जो सांख्यिकी का प्रयोग करते हैं वो कला के फॉर्म में ही करते हैं, और एक वचन के रूप में इसका आप विज्ञान के रूप में कर सकते हैं, इसलिए इसका भी आंसर दोनों होगा। तो प्रकृति की दृष्टि से सांख्यिकी जो होती है कला और विज्ञान दोनों के रूप में हो सकती है। तो ये आपके लिए दूसरा क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट था। ये सब क्वेश्चन आप एक बार बस देख लीजिए, आपको एक बार में याद आ जाएगा। आपको एग्ज़ाम में जैसे आप पहुँचेंगे आपको वहाँ मिल जाएगा। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था सांख्यिकी कि ये कथन किसने कहा था। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। सांख्यिकी गणना का विज्ञान है, गणना का विज्ञान है। ठीक है, ये आप कोटेशन के फॉर्म में रख लीजिए क्योंकि ये किसी ने कहा है, तो आप इसको इस फॉर्म में रख लीजिए। तो सांख्यिकी गणना का विज्ञान है। मैंने आपको बताया था बावले सांख्यिकी के लिए सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है। बावले साहब ने ये कहा था कि सांख्यिकी गणना का विज्ञान है। ये रहा तीसरा क्वेश्चन, सांख्यिकी गणना का विज्ञान है, बावले साहब ने कहा था। ये रहा तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आऊँगा कि डेटा का एक वचन क्या है। अब आप इसको बताइए, डेटा का एक वचन क्या है। मतलब ये डेटा क्या है, डेटा खुद बहुवचन है। आप डेटा को एक वचन मत समझिए। तो डेटा का एक वचन क्या हो सकता है, डेटम। डेटम होता है, ये क्वेश्चन आया था आपके एग्ज़ाम में, पुराने एग्ज़ामों में, कि डेटा क्या है। डेटा आपका डेटम, यानी कि डेटम के रूप में इसे बोलते हैं। और बहुवचन के रूप में से क्या कहते हैं, बहुवचन के रूप में से कहेंगे कि ये सांख्यिकी समंक है, स्टैटिकल। मैंने आपको बताया था स्टैटिकल। स्टैटिकल डेटा मतलब कि समंक को, ढेर सारे समंक, मतलब बहुत सारे आंकड़े। और डेटम के रूप में इसका एक वचन के रूप में। तो डेटा का एक वचन क्या है, डेटम। ये रहा आपका एक और क्वेश्चन जो आपके बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं। अब मैं आपसे कुछ कथनों के बारे में बताऊंगा कि इनमें से अगर कथन अगर होता है तो एक कथन आपका जरूर आ सकता है। सांख्यिकी अनुमानों, सांख्यिकी अनुमानों, सांख्यिकी अनुमानों और संभावनाओं का विज्ञान है, और संभावनाओं का विज्ञान है। ये भी कथन किसी ने कहा था। एक कथन था कि सांख्यिकी क्या है, सांख्यिकी गणना का विज्ञान है, तो बावले साहब ने कहा था। तो ये भी किसी ने कथन ने कहा था कि सांख्यिकी अनुमानों और संभावनाओं का विज्ञान है। तो उसको किसने कहा था, वेडिंगटन ने कहा था। वेडिंगटन ने इस कहा था कि अनुमानों और संभावना, मतलब कि सांख्यिकी हमारी क्या है, अनुमान पे है और उसकी एक संभावना तैयार करता है। जो अप्लाइड स्टैटिक्स मैंने आपको बताया था ना,
तो अप्लाइड स्टैटिक्स में जस्ट हम इसी का प्रयोग करेंगे। तो उन्होंने वेडिंगटन साहब ने कहा था कि सांख्यिकी अनुमानों और संभावनाओं का विज्ञान है, और सांख्यिकी गणनाओं का माध्य है, ये आपका बावले साहब ने कहा था। फिर आते हैं एक और पॉइंट जो किसी ने कहा ही है कि सांख्यिकी विज्ञान नहीं, पूरा नहीं कहा हूँ मैं, सांख्यिकी विज्ञान, सांख्यिकी आपका एक विज्ञान नहीं, वह एक वैज्ञानिक विधि है, वह एक वैज्ञानिक विधि है। क्या है? वैज्ञानिक विधि। सिंपल सी बात है कि आप स्टैटिक का प्रयोग करते हैं, इस विशेषज्ञ इसका यूज करेंगे तो वो वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो एक विज्ञान एक वैज्ञानिक विधि है, वैज्ञानिक विधि है। ये भी किसी ने कहा था, तो ये किसने कहा था? क्रैक्टन और दूसरा पर्सन कौन था? क्राउडेन। सांख्यिकी एक विज्ञान व वैज्ञानिक विधि है। सिर्फ विज्ञान ही नहीं है, वो वैज्ञानिक भी विधि है। वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करके आप सैम्पलिंग और तरह तरह का यूज करके आप इस सांख्यिकी का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये क्रैम्पटन और क्राउटेन ने इस चीज़ को कहा था। तो यहाँ पे 3 आपके स्टेटमेंट आ चुके हैं। ठीक है, बावले साहब का आ चुका है, क्रैम्पटन और क्राउटेन का आ चुका है, वेडिंगटन साहब ने कहा था कि अनुमान और संभावनाओं का विज्ञान है। अब मैंने आपको शुरुआत में जब पढ़ाया था डेफिनेशन में, तो मैंने आपको बताया था कि स्टैटिक लैंग्वेज मैंने आपसे बताया था कि इंग्लिश में से क्या कहेंगे, जर्मन में क्या कहेंगे, फ्रांस में क्या कहेंगे, और इसको इटालियन में कहेंगे। तो आप ये बताइए कि इसे जर्मन में क्या कहेंगे? तो जर्मन में से क्या कहेंगे? स्टैटिक। क्या कहेंगे? स्टैटिक। ये रहा स्टैटिस्टिक, ये कहेंगे जर्मन भाषा के रूप में। तो ये जान लीजिए कि उस लैंग्वेज में से एक क्वेश्चन आपके लिए तैयार हो सकता है। अगर उसने सिलेबस में आपको दिया है कि उसके डेफिनेशन, तो डेफिनेशन आपसे नहीं पूछने जाएगा कि सांख्यिकी की डेफिनेशन बता दीजिए। आपसे पूछेगा कि ये लैंग्वेज, इस लैंग्वेज में इसको क्या, स्टैटिक्स को इस लैंग्वेज में क्या कहेंगे, इटालियन में इसको क्या कहेंगे। ये आपके लिए इंपॉर्टेंस है। एक वचन के रूप में उसको सांख्यिकी क्या कहेंगे? सांख्यिकी विज्ञान है। ठीक है, बहुवचन में इसका कहेंगे स्टैटिकल डेटा कहेंगे। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके 6 क्रम जो स्कोप मैंने बताया है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव आपके बारे में थोड़ा बहुत दे देगा कि ये क्या है। कला विज्ञान है, प्राकृतिक रूप में, प्राकृतिक दृष्टि से कला विज्ञान दोनों हैं। ठीक है, सांख्यिकी शब्द का प्रयोग एक वचन बहुवचन दोनों में हो सकता है। और डेटा को क्या कहेंगे? डेटम के रूप में कहेंगे। ठीक है, और कुछ कथन आपसे पूछ लेगा, ये कहेंगे। देखिए एक कथन और है, लास्ट है, कि ये कथन किसने कहा था? सांख्यिकी उचित रूप से, लेसन जैसे खत्म होगा मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा इसके। उचित रूप से माध्यों का विज्ञान, सांख्यिकी उचित रूप से माध्यों का विज्ञान और विज्ञान कहा जा सकता है। अब आपको ये भ्रम में होगा कि ये किसने कहा होगा। ये इन्हीं जो 3 स्टेटमेंट दिया था ना, उसी में किसी ने एक ने कहा था। गेस कर सकते हैं आप। माध्यों का विज्ञान किसने बताया था आपको? माध्यों की गणना, माध्यों का विज्ञान बावले ने कहा था। तो इस स्टेटमेंट को भी सांख्यिकी माध्यों की गणना और उचित रूप से माध्यों का विज्ञान है, तो ये बावले साहब ने कहा था। तो ये रहे इसके कुछ क्वेश्चन। ये आपके लेसन थे। पहला लेसन
पहला चैप्टर आपका यहीं फिनिश होता है, इससे ज़्यादा इसमें कोई क्वेश्चन नहीं रहेंगे। तो इससे संबंधित इतने क्वेश्चंस हो गए हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको ये दूसरा चैप्टर आपके लिए आएगा प्रोबेबिलिटी के रूप में। तो प्रोबेबिलिटी में आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। इस लेसन बस इतना ही, आप इस लेसन को इतना ही दोहराइए और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसमें से क्वेश्चन तैयार कीजिए। मैं बस आपके लिए इतना ही कहूँगा। थैंक यू सो मच।